जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 की महामैराथन में आज हम राजस्थान में वन तथा वनस्पति से संबंधित 94 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सीईटी 2026 के लिए उसकी तैयारी के लिए भी ये कारगर सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपके काम आए तो जरूरत पड़े तो। कौन कौन से वन राजस्थान के किस किस हिस्से में है और कितना प्रतिशत है, इस तरह से नक्शा आपके दिमाग में बन जाएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ओके, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं हम। प्रश्न 1, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वनस्पति के आधार पर राजस्थान में वनों को 5 भागों में बांटा गया है। अवर्गीकृत वन वे होते हैं जिसमें लकड़ी काटना और पशु चराने पर पूर्ण पाबंदी होती है, और अवर्गीकृत वन सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। इसमें असत्य कथन कौन सा है? पढ़ने के दौरान आपने अनुमान लगाया होगा कि ऑप्शन सी जो है वो असत्य कथन है, क्योंकि इसमें लिख रखा है कि अवर्गीकृत वनों में लकड़ी काटना और पशु चराने पर पूर्ण पाबंदी होती है, जबकि असल बात यह है कि अवर्गीकृत वन जो होते हैं उसमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई भी पाबंदी नहीं होती। प्रश्न दूसरा, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे कम वन अवर्गीकृत श्रेणी वाले वन हैं। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आरक्षित श्रेणी वाले वन हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर जिले में है और राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित या संरक्षित वन बारां जिले में है। प्रशासनिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन आरक्षित श्रेणी में है, ऑप्शन बी है, यह असत्य रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन जो है प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा वन आरक्षित नहीं है, सुरक्षित वन है। इसमें ऑप्शन बी आपका गलत है। तीसरा प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। आरक्षित वन वे होते हैं जिसमें लकड़ी काटना और पशु चराने पर पूर्ण पाबंदी होती है, बिल्कुल राइट। संरक्षित वन वे होते हैं जिसमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर कुछ शिथिलता बरती जाती है, बिल्कुल सही है। अवर्गीकृत वन वे होते हैं जिसमें लकड़ी काटने और पशु चराने पर कोई पाबंदी नहीं होती, यह भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन जोधपुर जिले में है, गलत। सर्वाधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर जिले में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका गलत रहेगा। चौथा प्रश्न, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है तथा ये बीकानेर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तथा ये उदयपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तथा ये बारां जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ओके, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। इसमें राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, नहीं, संरक्षित वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा कुल क्षेत्रफल में से 57%, लगभग 57% भाग जो है 57 या 56.5% भाग है वो संरक्षित वनों का क्षेत्रफल है, और ये बारां जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन बी है इसमें गलत है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? कुछ देर पहले मैंने जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हम जानते हैं कि ये राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, तो 6% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। छठा प्रश्न, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के लिए औसत वार्षिक वर्षा की सीमा क्या है? इसमें बहुत ही कम वर्षा होती है, तो 0 से 30 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा होती है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहां कांटेदार वन पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर, करौली, जैसलमेर और नागौर। बहुत ही सरल आपके लिए इसमें जैसलमेर है। उष्णकटिबंधीय धोंक वन राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को कवर करते हैं? धोंक वन सब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखना, और ये 58% भाग को कवर करते हैं।
उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बीच के राजस्थान में, राजस्थान के जो बीच वाला हिस्सा है लगभग, जिसे हम अर्धशुष्क भी कह सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। 10वां प्रश्न, 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन। ये भी याद करना है कि किस प्रकार की वनस्पति में कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 11वां प्रश्न, कैक्टस, एलोवेरा और खेर किस वन श्रेणी की मुख्य वनस्पतियां हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार और जीरोफाइट वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार, जिसे हम जीरोफाइट वन भी कहते हैं। मरुस्थलीकरण को रोकने में कौन से वन सहायक होते हैं? इसमें कांटेदार वन ही है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वही सहायक होते हैं। 13वां प्रश्न, शेखावटी, नागौर और लूनी बेसिन में किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन। 14वां प्रश्न, खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल किस वन श्रेणी की मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या मानसून वनों के अंतर्गत आता है? 28% भाग। उष्णकटिबंधीय सागवान वन मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? लगभग दक्षिणी राजस्थान में, याद रखना है। तो उसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 17वां प्रश्न, उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के लिए औसत वार्षिक वर्षा कितनी आवश्यक होती है? इसमें लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान में उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, हमेशा हरे भरे रहने वाले। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सागवान वन श्रेणी का हिस्सा है? उष्णकटिबंधीय सागवान वन साल और चंदन और आबुएंसिस घास, ये तीनों तो नहीं पाए जाते हैं, तो महुआ इसमें सही रहेगा। माउंट आबू में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, अत्यधिक 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 20वां प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मात्र 1% भाग किस प्रकार के वनों से आच्छादित है? उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केवल राजस्थान के क्षेत्रफल का 1% भाग है। आर्थिक महत्व की लकड़ी की आपूर्ति मुख्य रूप से किन वनों के द्वारा की जाती है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती व मानसून वन। 22वां प्रश्न, अंबरतारी नामक वनस्पति, जिसे डिकिलप्टेरा आबोएंसिस घास भी कहते हैं, यह वनस्पति किस वन में पाई जाती है? हम जानते हैं, हमें याद रखना होगा कि डिकिलप्टेरा आबोएंसिस अर्थात आबोएंसिस घास जो है एक प्रकार की वनस्पति है जो माउंट आबू में पाई जाती है, और ये वन उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 23वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सागवान वनों के लिए वर्षा का निर्धारण स्तर क्या है? उष्णकटिबंधीय सागवान वनों के लिए वर्षा का 75 से 110 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। वहां पर उष्णकटिबंधीय सागवान वन जो है वहां पर 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के क्षेत्र में शामिल नहीं है? इसमें बांसवाड़ा जिला है। ये बांसवाड़ा जिला जो है वो सागवान वनों का क्षेत्र है।
सेवण, जिसे लीलन घास भी कहा जाता है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? तो फेमस है, सभी जानते होंगे कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। 26वां प्रश्न, घोड़ावन पक्षी का मुख्य आश्रय स्थल कौन सी घास है? घोड़ावन पक्षी का मुख्य आश्रय स्थल भी सेवण घास है। बुर घास राजस्थान के मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? यह बीकानेर और चूरू जिलों में पाई जाती है। 28वां 26वां प्रश्न, ये 27वां प्रश्न था। अब 28वां प्रश्न, ताल छापर में पाई जाने वाली मोचिया घास को कौन सा जीव बड़े चाव से खाता है? जो मोचिया घास पाई जाती है अधिकतर, उसे काला हिरन खाता है, और काला हिरन बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है ताल छापर अभयारण्य में। काले हिरणों के लिए ही प्रसिद्ध है चूरू। खस घास का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? सुगंधित पदार्थों और सिरप बनाने में। ओके। 30वां प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों के समूह में खस घास पाई जाती है? याद रखना, लगभग पूर्वी जिले हैं जहाँ पर भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक और अजमेर, यहाँ पर खस घास पाई जाती है। राजस्थान में किसे हरा सोना भी कहा जाता है? इसमें ऑप्शन आपका बी रहेगा, बांस। बांस जो है उसे हरा सोना कहा जाता है। मोटा घास मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है और इसका उपयोग पक्षियों द्वारा किया जाता है? भरतपुर जिले में पाई जाती है, जिसका उपयोग पक्षियों द्वारा खाने के लिए किया जाता है। दुधारू पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली धामण घास सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? धामण घास जो है वो जैसलमेर में पाई जाती है। 34वां प्रश्न, सेंक्रस सिलियासिस किस घास का वैज्ञानिक नाम है? सेंक्रस सिलियारिस किस घास का नाम है? धामण घास का नाम है। बांस राजस्थान के किस जिले में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? नाम से स्पष्ट है, नाम से हम याद रख सकते हैं कि बांसवाड़ा जिले में बांस सर्वाधिक पाए जाते हैं। लिस्यूरस सिंडिकस किस घास का वैज्ञानिक नाम है? कम से कम ये तो याद कर लेना कि सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिस्यूरस सिंडिकस। 37वां प्रश्न, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी याद कर लेना आप। ये जो ऑप्शन में चारों ही नाम दे रखे हैं वैज्ञानिक नाम, ये चारों ही नाम इंपॉर्टेंट है और अपने राजस्थान की वनस्पतियों से संबंधित है, चारों ही आप याद कर लेना। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और टिकोमेला अंडुलेटा सागवान का नाम है। मधुका लोंगिफेलिया नाम जो है वो महुआ का नाम है। 38वां प्रश्न, मरुस्थल का सागवान किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। रोहिड़ा को ही टिकोमेला अंडुलेटा कहा जाता है। और प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है और मधुका लोंगिफोलिया महुआ वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। और मरुस्थल का सागवान रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है क्योंकि सागवान की लकड़ी की तरह इसकी भी लकड़ी का उपयोग बारीक नक्काशी बनाने में किया जाता है। यह लकड़ी भी मजबूत और टिकाऊ होती है, इसीलिए इसे मरुस्थल का सागवान या मारवाड़ का टीक भी कहते हैं। 39वां प्रश्न, राजस्थान में जनजातियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान में जनजातियों का कल्प वृक्ष महुआ को कहा जाता है क्योंकि उनसे महुआ प्राप्त किया जाता है। 40वां प्रश्न, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष प्रसिद्ध है? ढाक या पलाश, जिसके फूल केसरिया कलर के होते हैं और
जंगलों में और पहाड़ों पर जब बहुत सारे वृक्ष के ऊपर जब फूल दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक जंगल में केसरिया कलर की, सैफरन कलर का कोई चमक रहा है, ऐसा लगता है जैसे आग लग रही हो, इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला कहा गया है। 41वां प्रश्न, डिकिलप्टेरा आबुएंसिस नामक औषधीय पौधा दुनिया में केवल एक जगह पाया जाता है और वो जगह कौन सी है? माउंट आबू। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस अवसर पर की जाती है? विजयादशमी या दशहरा के दिन की जाती है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी कुछ देर पहले बताया था कि टिकोमेला अंडुलेटा। महुआ के वृक्ष राजस्थान में किस जिले में अधिकतम पाए जाते हैं? महुआ के वृक्ष इन चारों में से डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? वैसे इसका सर्वाधिक विस्तार राजसमंद जिले में है। महुआ के फूलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से क्या बनाने में किया जाता है? शराब बनाने में किया जाता है। राजस्थान के राज्य वृक्ष और राज्य फूल को यह दर्जा किस वर्ष दिया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य फूल रोहिड़ा को यह दर्जा दिया गया था, वो किस वर्ष दिया गया था? 1983 में। खेर के वृक्ष मुख्य रूप से किन जिलों में पाए जाते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़। खेजड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तीनों ही नाम, यानी कि उपरोक्त सभी। शमी वृक्ष, झांटी, राज्य का गौरव या कल्प वृक्ष। टिकोमेला अंडुलेटा यानी कि रोहिड़ा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकतम पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। यह भी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इनमें से कौन सा वृक्ष राज्य का गौरव है? रोहिड़ा। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? सॉरी, इनमें से कौन सा वृक्ष राज्य का गौरव वृक्ष है? खेजड़ी वृक्ष है। जल्दबाजी में उत्तर गलत थी। खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 5 जून यानी पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। 53वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है और तीनों ही हमें याद करने इंपॉर्टेंट है। 3 राष्ट्रीय उद्यान और 5 बाघ संरक्षण क्षेत्र। इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार जो भरतपुर जिले में स्थित है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 में। आकलवुड फॉसिल पार्क किस अभयारण्य में स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। 58वां प्रश्न, हरे कबूतर और रिसस बंदरों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, अलवर जिले में स्थित। मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया था? 9 जनवरी 2012 को। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 61वां प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर और दक्षिण में क्रमशः कौन सी नदियां बहती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर है और उस स्थान पर कौन कौन सी नदियां बहती है, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। चंबल और बनास नदियां। बनास और चंबल नदियां बहती है क्रमशः उत्तर और दक्षिण में। उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी बहती है, याद रखना।
62वां प्रश्न, जोगी महल, गणेश मंदिर और पद्म तालाब किस राष्ट्रीय उद्यान के दर्शनीय स्थल है? गणेश मंदिर नाम सुनते ही पता होना चाहिए कि यह रणथंभौर में आता है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही होगा इसका राइट आंसर। 63वां प्रश्न, साइबेरियन क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 64वां प्रश्न, पांडुपोल, भरथरी और नीलकंठ महादेव जैसे धार्मिक स्थल किस अभयारण्य में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में। 65वां प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? एक अक्टूबर 1981 को। रणकपुर के जैन मंदिर किस वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में। राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो, हर एक अभयारण्य का क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आप इसका याद रख लेना। और सबसे छोटा अभयारण्य जैसे कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य हो गया या फिर सज्जनगढ़ अभयारण्य हो गया, तो इसका भी आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मरु उद्यान है, इसलिए आप याद कर लेना। इसमें राइट आंसर होगा 3162 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, लेकिन यह राष्ट्रीय नहीं है। 68वां प्रश्न, अबली का महल और रावटा महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में। किस अभयारण्य में धोक के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? और वहां पर एक हिंट है, केला देवी का मंदिर भी स्थित है। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य में ही। 70वां प्रश्न, उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस अभयारण्य में ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है? उदयपुर में स्थित फुलवारी किनाल अभयारण्य में। 72वां प्रश्न, कर्नल जेम्स रोड द्वारा निर्मित टोडगढ़ किला किस अभयारण्य के अंतर्गत आता है? टोडगढ़ रावली अभयारण्य में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? इन ऑप्शन में से तो सज्जनगढ़ अभयारण्य होगा, लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के आसपास में है, 5.19 वर्ग किलोमीटर। 74वां प्रश्न, काले हिरणों यानी कि ब्लैक बक्स और कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध ताल छापर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चूरू जिले में स्थित है। चंबल नदी पर स्थित अभयारण्य जो घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, वो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। सांपों की शरण स्थली के रूप में किस अभयारण्य को जाना जाता है जहां से परवर नदी गुजरती है? शेरगढ़ अभयारण्य। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? सिरोही में माउंट आबू अभयारण्य है। जलचरों की बस्ती के नाम से कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? जयसमंद अभयारण्य। नाहरगढ़ जैविक उद्यान का लोकार्पण किस तिथि को किया गया था? 4 जून 2016 को।
और ऑप्शन में दे रखा है 12 अप्रैल 2015 को कौन से जैविक उद्यान का लोकार्पण किया गया था, जो कि राजस्थान का सबसे पहला जैविक उद्यान था। इसका आंसर होगा सज्जनगढ़। लव कुश नामक ठंडे और गर्म पानी के झरने किस अभयारण्य में स्थित हैं? झरने कह सकते हो या फिर आप इसको एक कुंड कह सकते हो, पानी के कुंड। सीता माता अभयारण्य। धौलपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य स्थित नहीं है? बंद बारेठा अभयारण्य धौलपुर जिले में। बाकी रामसागर, केसर विहार और केसर बाग और वन विहार, ये तीनों अभयारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। इसको आप एक शॉर्टकट तरीके से भी याद कर सकते हो तीनों को, कि राम जी केसर धौलपुर के वन में केसर लेने गए। राम जी धौलपुर के वन में केसर लेने गए। इससे आप ये चारों याद हो जाएंगे कि धौलपुर में राम सागर, केसर बाग और वन विहार अभयारण्य स्थित है। 80वां प्रश्न, राजस्थान के किस अभयारण्य को बाघों का जच्चा घर कहा जाता है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। जियान सागर किस अभयारण्य के पास स्थित है? सज्जनगढ़। उदयपुर में जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है उसके पास जियान सागर एक छोटी सी झील बनवाई गई थी और महाराणा राजसिंह के द्वारा बनाई गई थी। महाराणा राजसिंह के माता का नाम जियान देवी था और उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये झील बनवाई थी। 84वां प्रश्न, मानसी वाकल और सोम नदियां किस अभयारण्य से होकर गुजरती है? फुलवारी किनाल अभयारण्य में। राजस्थान के किस अभयारण्य में मोथिया नामक मुलायम घास पाई जाती है? ताल छापर अभयारण्य में। चूरू जिले में स्थित ताल छापर अभयारण्य। प्रसिद्ध घोरमघाट ट्रेन सफारी का आनंद किस वन्यजीव अभयारण्य में लिया जा सकता है? अजमेर ब्यावर में स्थित घोरमघाट ट्रेन सफारी का आनंद टोडगढ़ रावली अभयारण्य। थोड़ा गला खराब हो रहा है, सॉरी। 87वां प्रश्न, झाकम बांध और झाकम नदी किस वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है? सीता माता अभयारण्य का। राजस्थान का वह अभयारण्य जो चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य। बांसदर्रा पहाड़ी पर कौन सा अभयारण्य स्थित है? सज्जनगढ़ अभयारण्य। 90वां प्रश्न, बंद बारेठा वन्यजीव अभयारण्य जो वाटरफॉल के लिए भी प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में। कनक सागर झील किस अभयारण्य के समीप स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में। राज्य के प्रथम जैविक उद्यान का लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। कौन सा था? सज्जनगढ़ अभयारण्य। याद रखना आप, प्रथम जैविक उद्यान राजस्थान का सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क था और वह 12 अप्रैल 2015 को उसका उद्घाटन किया गया था। झालेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? बस्सी अभयारण्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। 94वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप। प्लीज अधिक से अधिक शेयर करना। आगे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, जिसमें वीडियो भी होगा, नोट्स भी होगा, नोट्स के द्वारा भी पढ़ाऊँगा आपको और MCQ भी होंगे उसमें, ताकि आपका अच्छे से साथ साथ रिवीजन हो जाएगा आपका किसी भी सब्जेक्ट में। लास्ट 94वां प्रश्न है, वन विहार कोटी किस अभयारण्य में स्थित है? वन विहार कोठी नाम से स्पष्ट है, वन विहार अभयारण्य में स्थित है और ये वन विहार रामसागर और केसरबाग तीनों ही धौलपुर अभयारण्य में स्थित है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।